हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 9। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को। तो दोस्तों, कल के पार्ट में हम लोगों ने 84 तक सवाल को कंप्लीट किया था। आज करेंगे 85 से, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे 85 नंबर सवाल है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रदीप ने लिखा था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जो गीत है प्रदीप ने लिखा था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। ए मेरे वतन के लोगों, ये एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और सी रामचंद्र ने संगीत दिया था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए आपके एग्जाम्स में सवाल कैसे आएंगे। पूछा जाएगा कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था, तो आप बोलिएगा कवि प्रदीप ने, ठीक है। ये भी आ सकता है कि किसने दिया था संगीत, तो आप बोलिएगा सी रामचंद्र जी ने, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। और एक और सवाल आ सकता है कि ए मेरे वतन के लोगों खाली स्थान है, तो क्या बोलिएगा देशभक्ति गीत, खाली स्थान आ सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। ए मेरे वतन के लोगों गीत 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद देश का मनोबल बढ़ाने के लिए कवि प्रदीप ने लिखा था। ये गाना इतना भावुक कर देता है कि जब पहली लता मंगेशकर ने गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। देखिए, ये संगीत बनने का इसके पीछे कुछ कारण था, तभी तो बना। 1962 का जो युद्ध हुआ था चाइना और इंडिया से, तो मतलब हम लोगों ने हार गया था, इंडिया हार गया था, तो कवि प्रदीप ने ये गाना लिखा था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 मई, 5 सितंबर, 19 अगस्त, 25 जून। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। दिवस से जितने भी सवाल है आपके बुक में या फिर गूगल पे, उसको देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल 2 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए, बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की। 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के जनक जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। देखिए, यहाँ पे सवाल कैसे आएंगे। पूछा जाएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 8 मई को, ठीक है। अब देखिए, रेड क्रॉस के जनक कौन है, तो आप बोलिएगा जॉन हेनरी ड्यूनेंट है, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कब हुआ था, तो 8 मई 1828 को हुआ था। और इनके जन्म दिवस को ही मतलब लेकर ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इनको 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए, नोबेल जो पुरस्कार मिला था इनको, शांति क्यों मिला था, तो इन्होंने रेड क्रॉस जो था इन मतलब अच्छा काम किया था, मतलब जो जनता थी उसके लिए बहुत अच्छा मतलब भूमिका निभाई थी। इस कारण से इनको 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 87 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे स्थान पे है। क्या चीज़ के लेकर, तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो भारत है सेकेंड स्थान पे है और फर्स्ट पे जो है चाइना है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन में है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का मतलब विश्व में कितना स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। ये भी आ सकता है भारत के उत्तर में कौन से देश है, ठीक है। ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम्स में। देखिए, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें से कम 2 सवाल पक्का आएगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर जिनको जिनको चैलेंज खेलना है खेल सकते हैं हम, बिल्कुल एकदम खुल्लम, ठीक है। तो इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, पूरा जितना जितना डॉट डॉट है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो सवाल देखिए यहाँ पे, भारत के उत्तर में कौन से देश है, तो चीन, नेपाल, भूटान है, ठीक है।
अगला पॉइंट देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, और है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। जनसंख्या के, वही मतलब पॉपुलेशन में फर्स्ट पे है चीन और सेकंड पे है इंडिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछ दिया जाए तो कौन होगा? तो ये होगा रूस। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है रूस है, अभी याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, नोट कर लीजिएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन, सेकंड पे इंडिया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, ये भी आ सकता है। तो वेटिकन सिटी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे छोटा देश मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूछा जाए तो 7वां स्थान है और पॉपुलेशन में है दूसरा, नोट कर लीजिएगा। ये सारा सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बिहू आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि कार्य किसमें किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। इसमें किसका मिलान सही नहीं, गलत बताना है, यानी किसका मिलान सही नहीं है। बिहू जो होता है आंध्र प्रदेश का होता ही नहीं है, भांगड़ा होता है पंजाब का, डांडिया गुजरात का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का, ये तीनों सही है। इसको याद रखिएगा कि जो नृत्य होता है पंजाब में भांगड़ा होता है, गुजरात में डांडिया होता है और उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों सवाल। यहाँ पे भी 3 सवाल और एक सवाल 4। अब देखिए नीचे आइए, एक्सप्लेनेशन में देखिए, बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। आपको मैं क्लियर करा दिया कि ठीक है आंध्र प्रदेश का नहीं है, लेकिन है तो कहाँ का है, ठीक है। तो ये है असम राज्य का लोक नृत्य, ठीक है। अब देखिए यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी तो हैदराबाद। अब देखिए बात यहाँ पे भी आती है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जबकि गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इतना मस्त से इतना एक एक टॉपिक को आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा बड़ी मार मारेंगे आपको। चलिए आगे देखिए, पंजाब, बात आता है यहाँ पे पंजाब, भांगड़ा पंजाब। तो पंजाब से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात की जाए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, जबकि गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पंजाब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर देखिए पंजाब से इतना ही एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत है कि राजधानी कहाँ है और मुख्यमंत्री कौन है और उसके बाद गवर्नर कौन है, और बस इतना ही, और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलिए बात था गुजरात का भी उसमें, तो गुजरात की बात की जाए तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जबकि गवर्नर है आचार्य देवव्रत, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, बात भी आता है उत्तर प्रदेश की। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए देखिए इतना सवाल है, इसको चारों को इसमें कितना प्रश्न मिला आप देखिए, नीचे दी गई, ये तो हो गया कि ठीक है ये गलत हो गया। एक ये भी सवाल आ सकता है। अब बिहू जो है कि ये किस राज्य का है, तो असम राज्य के, ये भी क्लियर हो गया। भांगड़ा वाला भी आ सकता है कि पंजाब में कौन सा नृत्य, मतलब पंजाब में कौन से रिलेटेड संबंधित है, तो भांगड़ा है। गुजरात में डांडिया, उत्तर प्रदेश में नौटंकी। और अब इनके बारे में पूरा राज्य, राजधानी और यहाँ के गवर्नर और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री क्लियर करा दिया गया। चलिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इतना गले ख़राब करके मेहनत करके अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे आप लोग तो बहुत मुझे दुख होगा। चलिए, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय होगा, क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं निकला और निकलने वाला भी नहीं है। इसमें क्या निकालिएगा, पश्चिम का एक्स्ट्रा फैक्ट, पश्चिम के बारे में आप जान लीजिएगा, पूरब के बारे में जान लीजिएगा, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 90 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किस कौन सा अनुच्छेद है आप लोग बता सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे है 356, 352, 370 और नीचे है 324। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 356। ठीक है, 356 अनुच्छेद है, ये किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए है, तो 356 वाला राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की। भारत की संविधान का आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने है, देख लीजिएगा। चलिए गला सूख रहा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 यानी 2019 अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों IAG की मेज़बानी किया था। ठीक है, IAG का मेज़बानी किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, ईरान, अर्मेनिया, रूस उपयुक्त सभी। इसका ठीक है नोट के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2018 28 जुलाई से 11 अगस्त तक अजरबैजान, यहाँ पे देखिए अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, चीन और रूस के 7 देशों में 28 प्रशिक्षण मैदानों पर आयोजित किए जा रहे थे। यह पहली बार है कि अर्मेनिया और ईरान सेना खेलों के साथ में ओजोन कर रहे हैं। भारतीय टीम 2 प्रमुख प्रतियोगिताओं से भाग ले। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा फैक्ट। जब देखिए ये सवाल को बस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इससे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का जरूरत नहीं है, बस इस सिर्फ ये सवाल है। ठीक है, एक देख लीजिएगा IAG का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हमसे छूट गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हम लोग का, यहाँ पे भी है क्या कुछ, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 92 नंबर सवाल में किस उपन्यास ने 2018 गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता है। तो आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि अंग्रेजी रोगी। राइट आंसर हो जाएगा किस उपन्यास ने 2018 गोल्ड मैन बुकर पुरस्कार जीता है, अंग्रेजी रोगी ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। 8 जुलाई 2018 को प्रसिद्ध कनाडाई कवि एवं उपन्यासकार माइकल ओंडाटेजे, ठीक है, ओंडाटेजे के उपन्यास से द इंग्लिश पेशेंट को गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार नाम विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कि 8 जुलाई 2018 को प्रसिद्ध कनाडाई कवि एवं उपन्यासकार माइकल ओंडाटेजे जो कि के उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट को गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार नामक विशेष पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखिए 93 नंबर सवाल है, पृथ्वी तल का पलायन वेग है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए दोस्तों, देखिए पलायन वेग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने पर वह गृह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल सके और वापस लौटकर कभी ना आए, उस न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम्स की पलायन वेग होता क्या है, मतलब उसको फॉर्मेट में अच्छे से बना दिया जाएगा, खाली स्थान करके वो सवाल आ सकता है। चलिए अगला सवाल है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो होता है इसका मतलब 14वें कौन थे, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा हमसे गलती हो रहा है आजकल कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है नहीं, ये अब नहीं है, आपको डिटेल्स में मिलेगा नीचे देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी YV रेड्डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर VI रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब अब नहीं है, पहले थे 14वें। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली। 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह
को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा टाइपिंग में या फिर और कहीं जगह, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि 14वें कौन थे, तो वाई वी रेड्डी थे। और ये एक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वी आई रेड्डी 14वें वित्त मंत्री थे। और भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली। 27 नवंबर 2017 को श्री एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया या फिर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर आप लोग को हमारा स्टडी पढ़ाई लगता है अच्छा, मतलब पढ़ाई अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, बेस्ट नहीं लगता है तो आप बोलिएगा वेरी, मतलब आप वेरी लिख सकते हैं कि मतलब बहुत ख़राब, वेरी पुअर। ठीक है, तो आप दोनों का डिसीजन फाइनल दीजिएगा। अगर आप कहाँ से हैं, एक और चीज़, अगर और आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं अभी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे PDF मिल रहा है, आप जाके ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। गला सूख गया है आवाज़ मतलब कुछ अलग अलग तरह का निकल जा रहा है। थैंक यू, ध्यान रखिएगा।